नमस्कार। आप देख रहे हैं सिमू की फिनटेक। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे कॉमन टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर बातचीत करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि इन सारी चीज़ों से आप रोज़ अवगत होते हैं, लेकिन हमारी समझ इन सारे चीज़ों पर उतनी नहीं हो पाती है। तो जो डिफरेंट डेटाज होते हैं जो जारी होती है उन सारी चीज़ों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इन्फ्लेशन और सीपीआई को समझने वाले हैं। आपने कल देखा होगा कि डो जोन्स में लगभग 1250 पॉइंट की गिरावट हुई है, 1250 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, जो कह सकते हैं कि जून 2020 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। ठीक है, तो ये गिरावट क्यों हुई? क्योंकि यूएस ने अपने सीपीआई यानी कि जिसे आप लोग सीपीआई को अगर मैं फुल फॉर्म में बोलूँ तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं। उन्होंने कल यूएस ने सीपीआई इंडेक्स अपनी जो है ये इन्होंने जारी किया है, जिसमें पाया गया है कि वहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी अधिक हो गया है, जिसकी वजह से जो यूएस की मार्केट है उसे निगेटिवली ली और काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो हम लोग ये तो जान रहे हैं कि इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई, लेकिन इन्फ्लेशन को अगर हम लोग और भी टुकड़ों में बांटें, जैसे कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन को पहले अगर हम लोग हिंदी में समझते हैं, पहले इन्फ्लेशन को हम लोग बोलते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है, मुद्रा आप जिसे जान रहे हो कि इसे हम लोग धन के नाम से जानते हैं, और स्फीति जिसे हम लोग कह सकते हैं वृद्धि, यानी कि धन में वृद्धि। धन में वृद्धि यानी कि आपके धन में वृद्धि नहीं, लेकिन आप कोई जो सामान खरीद रहे हैं उस सामान को, मान लो कि एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं, मान लो कि कोई एक बिस्किट है जिसे आप लोग आज तक 5 रुपये में खरीदते आ रहे थे। ठीक है, लेकिन अब ये बिस्किट को आपको ख़रीदने के लिए 7 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें लगातार एक लंबे समय तक अवधि तक हो, ठीक है, तो जिसको हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर मुद्रास्फीति देखने को मिल रही है, यहाँ पर इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। एक बहुत ही समान तरीके से मैं बोलूँ कि जब वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य में लगातार अस्थायी व अस्थायी वृद्धि होती है तो उसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। हो सकता है कि ये जो बिस्किट है ये लगातार 3 महीने तक 5 रुपये से 7 रुपये में तक तो मिला, लेकिन हो सकता है कि ये भी 7 रुपये से आकर 5 रुपया हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग इसके नेशनल लेवल पे, नेशन वाइज हम लोग जब डेटा निकालेंगे तो टेम्प्ररी पीरियड में ही सही, लेकिन यहाँ पर हमें महंगाई देखने को मिलेगी। इसलिए ये जो इन्फ्लेशन होता है ना, कभी ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, ये उतार चढ़ाव इसमें हमेशा देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीपीआई पर। सीपीआई को हम लोग जानते हैं, इसको मैंने जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसे हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जानते हैं। ये हर देश निकालता है। ठीक है, जैसे इधर भारत में देखने को मिला था कि अगस्त 2022 में ये 7% था, 7% था। देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, और देखो कह सकता हूँ ना कि जो सीपीआई है, जिसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये डिपेंड करता है सीपीआई पर ही, लेकिन ये सीपीआई अलग होता है। ठीक है, ये जो सीपीआई होता है, जो मैं बता रहा हूँ, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इस पर मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। जैसे इन्फ्लेशन के और भी टाइप्स हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। यानी कि यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या, मान लो कि मैं एक स्टार्टिंग करता हूँ, एक एग्जांपल के साथ समझता हूँ कि मान लो कि कोई जैसे भारत की जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है उसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ भी मान लो ए नाम का कोई एक रॉ मटेरियल्स है। अगर मान लो कि यहाँ पर जैसे हमारे रॉ मटेरियल्स महंगे हो गए, ठीक है, तो हमारा जो प्लास्टिक से बनने वाली चीज़ें हैं, मान लो कि कोई मेरा बाल्टी भी क्यों ना हो, बकेट हो, मेरा पेन हो, कोई प्लास्टिक की चेयर हो, यानी कि यहाँ पर देखो कि सारे एक सीरीज में एक चेन रिएक्शन टाइप का देखने को मिलेगा, यानी कि सारी चीज़ें यहाँ पर महंगी हो जाती है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बुक के लैंग्वेज में कुछ 4 पॉइंट बोलूँ आपको तो आप सुनेंगे उसे अच्छे से, कि किसी विशेष उत्पाद की कीमतों में वृद्धि होती है तथा इसके प्रभाव से इसके बनने वाले सभी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का परिणाम ये होता है कि उत्पादन के कारणों में वृद्धि होती चली जाती है,
जैसे कि कर्मचारी उत्पादन बढ़ाने के बजाय अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मांग करने लगे और ये बढ़ी हुई कीमत करता अपने प्रोडक्ट में जोड़ देता है। इस वजह से कीमतों में वृद्धि होती है। किसी एक इंडस्ट्रीज में यदि एक प्रोडक्ट महंगा हो जाता है तो निश्चित तौर पर उस इंडस्ट्रीज में चेन रिएक्शन जरूर होगी। इसका परिणाम स्वरूप यह निश्चित तौर पर दूसरे इंडस्ट्रीज को भी प्रभावित करती है। मान लो कि जब लोहे की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो इसके परिणाम स्वरूप जहाँ पर भी लोहे तथा लोहे से बनी हुई किसी भी वस्तुओं का इस्तेमाल होता है तो वहाँ पर कीमत निश्चित तौर पर बढ़ जाएगी, क्योंकि परिणाम स्वरूप सभी मशीनरी, ट्रक इत्यादि की कीमतों में भी वृद्धि हो जाएगी। लोगों के घरेलू खर्चे में भी बढ़ोतरी हो जाती है, जिस कारण से कर्मचारी फिर से अपनी तनख्वाह बढ़ाने का डिमांड करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बढ़ी हुई तनख्वाह कोई भी मालिक अपनी जेब से नहीं देगा, वो फिर से उत्पादों की कीमतों में वृद्धि कर देगा, जिसका नतीजा होगा कि महंगाई और भी बढ़ती चली जाएगी। अक्सर डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन से पहले आता है। मैंने आपको बताया कि जो इन्फ्लेशन है वो भी अलग अलग टाइप का होता है, लेकिन जब हम लोग सीपीआई कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर जो हमारा जो प्रायोरिटीज होता है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का होता है। जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन आता है तो ये विभिन्न उत्पादक क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि हो जाती है। एक वस्तु के प्रभाव से दूसरी वस्तु प्रभावित होती है, नतीजन कीमतों में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये कुछ हमारे बुक के लैंग्वेज थे जो मैं आपको बताने की कोशिश मैंने किया। यानी कि हम लोग समझ सकते हैं कि जो सीपीआई है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन पर मेजरली डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सीपीआई के बारे में, क्या कि सीपीआई है क्या, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो भारत सरकार क्या है ना कि सीपीआई ऐसे नहीं है कि ये कोविड के बाद से ही निकाला जा रहा है, ये पहले भी निकाला जाता था, लेकिन भारत सरकार ने इसमें एक रिफॉर्म किया था 2011 में। रिफॉर्म किस तरह का था? पहले जो सीपीआई को है ना हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में बांटते थे, जैसे कि कृषि मजदूर, ग्रामीण मजदूर, औद्योगिक श्रमिक या शहरी गैर श्रम कर्मचारी। लेकिन अब इसको हम लोग 3 ही तरीकों में कैटेगराइज कराते हैं। पहला क्या है? शहरी, दूसरा ग्रामीण और तीसरा शहरी प्लस ग्रामीण। ठीक है, इस पे हम लोग कैटेगराइज कराते हैं। ठीक है, 2011 से पहले क्या था कि ये जो सारी चीज़ें जो देखता था वो था हमारा रोजगार कल था ये श्रम और रोजगार मंत्रालय, लेकिन अब इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप लोग केंद्रीय सांख्यिकी संगठन बोलते हैं, अब उसे ये देखता है, तैयार करता है। ठीक है, और इसको मैं अगर सबसे पहले ये बता दूं कि अगर इसे मैं सीपीआई को अगर मैं और भी परिभाषित करूं कि अन्य इंडिसेस के कैलकुलेशन की तरह सीपीआई को बेस ईयर और करेंट ईयर से कैलकुलेट करते हैं। बेस ईयर में कमोडिटीज इन ए गिवन बास्केट का क्या प्राइस था और करेंट में क्या प्राइस है, बस इसी की तुलना करके इन्फ्लेशन रेट को परसेंटेज फॉर्म में दिखाते हैं, जो हम लोग जिसे सीपीआई कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2015 के बाद ना, जनवरी 2015 के बाद हम लोग ने इसका बेस ईयर चेंज करके 2010 से 2012 कर दिया। ठीक है, आप सीपीआई के डेटाज ना एनएसएसओ के वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हो, वो सारी चीज़ें डाली होती है। इसके अलावा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को संज्ञान में रखकर इसके आंकड़े मासिक और वार्षिक निकाले जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मान लो कि ये सितंबर चल रहा है, तो हमने देखा कि अगस्त 2022 में भारत की जो सीपीआई थी, यानी कि जो सीपीआई परसेंटेज थी वो 7% थी, और इसलिए ये वार्षिक तरीके से भी निकाला जाता है और ये मंथली तरीके से भी निकाला जाता है। वार्षिक आंकड़े जब निकाले जाते हैं तो चार्ट में एक महीने पीछे के सीपीआई आंकड़े दिए रहते हैं, जैसे कि फरवरी को जनवरी का, मार्च में फरवरी का, इस तरह से। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा दिए गए आंकड़ों अलग से तभी प्रकाशित किए जाते हैं जब उनके पास कम से कम 80% आवश्यक डाटा हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ सकते हैं कि सीपीआई क्या है। जैसे कि मैंने बताया कि सीपीआई भी सीपीआई पर ही डिपेंड करता है, और वो सीपीआई था कॉस्ट पुश्ड इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें हम लोग जो एक्चुअली हम लोग वही मैंने आपको बताया कि जो चेन रिएक्शन होता है, जो चीज़ें बढ़ती है एक टेम्प्रेरी पीरियड में, वो किस तरह से प्रभावित करती है, और जो हमारे जो एक कह सकते हैं कि रिटेल लोगों को, यानी कि जो खुदरा वाला जो ये काम होता है, उसमें एक आम जीवन को कैसे प्रभावित करती है, कितनी % महंगाई बढ़ी,
इन सारी चीज़ों को सीपीआई दिखाता है, जो कहीं ना कहीं अगर देखो, अगर मैं मानूँ कि अगर जो फिनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, जो इन सारी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, उनका कहना है कि अगर 5% तक ये किसी देश का है तो यानी कि ये बहुत ही नॉर्मल है। हम लोग नहीं कह सकते हैं कि वो इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहा है, महंगाई का मार झेल रहा है। लेकिन अगर ये 5% से अधिक होता है तो कह सकते हैं कि वो देश एक इन्फ्लेशन के मतलब कि महंगाई के दौर से निकल रहा है। और लंबे अवधि तक अगर आप महंगाई के दौर में रहेंगे तो वहाँ पर जो कह सकते हैं ना कि वहाँ पे एक जो गिरावट होती है, और कह सकते हैं कि जब इकोनॉमी कोलैप्स होने वाला होता है तो इस तरह के संकेत मिलते हैं। ठीक है, तो अभी देखो तो कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट 80% है। आपको बिलीव नहीं करोगे, 80% भी इन्फ्लेशन रेट है। बट भारत ने अभी मंथली जो उन्होंने सीपीआई डेटा उन्होंने निकाला है तो ओनली 7% है, जो काफ़ी सामान्य है, 5% से थोड़ा ज़्यादा है। बट वेरी सुन हमारे जो भारत के जो भी लोग हैं, नेता हैं, वो सारी चीज़ों को कोऑर्डिनेट करेंगे और एक बेहतर स्थिति में हम लोग पहुँचेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लेशन बढ़ रही है भारत में भी, कहीं ना कहीं गरीब लोगों को ये मार दे रही है। कुछ चीज़ें ऐसी जो कॉमन चीज़ें जैसे कि तेल के दाम बढ़ गए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कॉमन हम लोग यूज करते हैं, बेसिक नीड्स हैं हमारी, उन सारी चीज़ों पे जब दाम बढ़ती है तो कहीं ना कहीं हम जैसे लोग या गरीब लोग इसमें इसके प्रभाव में आते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को अनस्टेबल बनाता है। आशा करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी बहुत पसंद आई होगी। ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल सिमुकी फिनटेक को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए।